कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी सबकी? A1 ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। A1 ही रहनी चाहिए। रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर ही रहे होंगे, साथ में लिख भी रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। उससे पहले मैं छोटा सा एक सूचना दे दूं कि अपने एक मिनट, हाँ, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चल रही है और टॉपिक बाई टेस्ट सीरीज रहेगी और पूरी टेस्ट सीरीज रहेगी। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है इसमें 18 शतकों की क्रांति, तो पूरी आधुनिक, फिर प्राचीन, फिर मध्य पूरा रहेगा। ठीक है, लगभग 2 महीने तक टेस्ट सीरीज चलेगी दोनों की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ऐसा नहीं है टेस्ट है और ऑप्शंस करवा दिए टिक, नहीं, एक बार क्लास देखना जाकर। मतलब अगर क्लास में से जाओगे, अगर क्लास में जाओगे 0% भी आता है तो क्लास से बाहर निकलते निकलते 50% आपको आ जाएगा, इतनी गारंटी। इतने अच्छे से समझा रखा विथ रिवाइज। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जाके देखो। ठीक है, और इसके अलावा ये सीईटी के लिए भी है, एलडीसी वगैरह, मतलब जिनमें भी ये सारी आते हैं। मेरा मोटिव अभी सीईटी को लेकर ही है। इसके अलावा अपने ईओ और आरओ कैक्ट तो चल ही रहा है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होती टेस्ट सीरीज रहेगी, 2 दिन का रिवाइज विद टेस्ट। तो जब तक ये चैप्टर खत्म हो, मैं टारगेट करूंगी कि जैसे कि आज अपना हो गया मंडे, तो इसी हफ्ते सैटरडे तक ये कंप्लीट हो जाए। तो सैटरडे से पहले 1000 सब्सक्राइब करवा दो जल्दी से जल्दी, फिर लाइव आ जाए उस दिन। ठीक है, तो ये तो हो गया और बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। तो अपनी धारा 22-21A तक तो अपनी हो गई थी कल। अब 22वां पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी मेरे लिख रखी है, समझा देती हूँ साथ साथ में। तो धारा 23 ये बोल रहा है, धारा 23 में ये है कि जो ध्वनि प्रदूषण या कोई भी निर्वाचन अपन करते हैं तब प्रचार वगैरह भी होता है, तो उसमें अगर कोई भी ध्वनि प्रदूषण हो या किसी भी प्रकार का जनता को हास हो, तो उस पर एक मतलब प्रतिबंध रहता है। अब जनता को कौन हास रखेगा? जैसे रात को 12-1 बजे तक डीजे बज रहे हो, हाँ, और इधर भाई साहब हम पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत, बूढ़े बुजुर्गों को दिक्कत सोने में। जो सुबह जिनको ड्यूटी जाना होता है उनको रात की नींद हराम हो जाती है। तो इन चीजों के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। और प्रतिबंध कौन लगाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग लगाती है। कौन लगाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो क्वेश्चन आ ही जाए कि जो भी प्रचार की बातें हैं, जितने भी प्रचार है, पोस्टर्स वगैरह है, बैनर वगैरह है, उनके नियम कौन बनाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। जिला निर्वाचन आयोग मत लिखना, ऑप्शन पक्का आएगा जिला निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो वो मत करना, राज्य निर्वाचन आयोग रहेगा। या उसके अलावा अब सपोज करो कोई वो नियम बनाया है और उन नियमों को उल्लंघन करते कोई, तो अब उल्लंघन करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी, नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी। तो कितनी पनिशमेंट? पैसा 5000 तो रुपए। कितने रुपए? 5000 रुपए। पहला पॉइंट तो ये। और इसके अलावा वो जो दंडित व्यक्ति है, और कौन कौन इसके दंड के हकदार रहेंगे, ये भी है कि जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, जैसे कोई उम्मीदवार ए खड़ा हुआ है, उसके पार्टी के जितने भी लोग अगर इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो वो जो ए है, जो वो ए है उम्मीदवार खड़ा, उसको दंड देना पड़ेगा। पहली बात तो ये। और जो ये दंडित है उसको 6 साल तक, कितने साल तक? 6 साल तक अयोग्य हो जाएगा ये, कि चुनाव नहीं लड़ सकता। तो दंडनीय व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग। ये काम कौन करेगा? सब कुछ राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग उस तारीख से, मतलब जिस दिन उसको भाई साहब उसको दंड दिया है कि हाँ भाई साहब आपने ये उल्लंघन किया है और आप 5000 रुपए जमा करवाओ, उस तारीख से लेकर 6 वर्ष तक वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन 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 राज्य निर्वाचन आयोग चाहे, मतलब उसको अगर मर जाए, उसकी मर्जी हो जाए कि ठीक है यार अब ये माफी मांग रहा है, इससे गलती हो गई है, कुछ भी पश्चाताप कर ले वो, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस योग्यता को या तो हटा भी सकता है कि हाँ ठीक है आपको ये हटा दे, या फिर उसको कम कर दे कि नहीं यार हटाएंगे तो नहीं, हम आपकी 4 साल कर देते हैं। ये सारे अधिकार किसको है? राज्य निर्वाचन आयोग को। एक बार मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई भी
किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण या प्रचार के विरुद्ध कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग उनको न्यायालय लेके जाएंगे और 5,000 का जुर्माना देंगे, और जो 5,000 का जुर्माना देगा उसे 6 साल के लिए अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग अगर उसको लगे कि ठीक है यार ये माफी मांग रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो या तो उसको हटा ही दे कि ठीक है आप 5,000 का जुर्माना दे दो, आप योग्य हो, या फिर इस 6 साल को 5 साल या उसको कम कर दे। इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं। आगे ये इसमें धारा 23(4) में कोई भी न्यायालय, अब न्यायालय में केस होगा नहीं है, तो न्यायालय कब लेगा ये केस कि हाँ ठीक है ये आरोपी है, तो किस किस कहने पर, या तो राज्य निर्वाचन आयोग के कहने पर, अपन नहीं कह सकते, अपना काम होगा राज्य निर्वाचन आयोग को कहना, लेकिन राज्य निर्वाचन का काम होगा कि हाँ उसको अगर लगे कि इसने अपराध किया है, इसने इस नियम का उल्लंघन किया है, तब वो जाएगा न्यायालय में, या तो उसके कहने पर या इसके द्वारा कोई भी अधिकारी को नियुक्त किया कि ठीक है आप जाओ, इसके कहने पर, इसके द्वारा केस दर्ज करने पर ही न्यायालय क्या करेगा, जांच करेगा या उसको आरोपित घोषित करेगा। उसके बाद में दंडनीय दिया जाएगा। ये धारा अपन ने पढ़ ली 23। अब धारा 24 के बारे में, तो सदस्यों के लिए साधारण निर्योग्यता मतलब अयोग्यता क्या क्या है सदस्यों के लिए, तो सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक किसी भी अपराध या अन्य अपराध के सिद्ध दोषी ठहराए जाए, मतलब ये बोल रहा है ये 24 धारा कि क्या क्या अयोग्यता हमने पढ़ ली, क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, किस वर्ष होनी चाहिए, उसके घर में शौचालय होना चाहिए, ये सारी तो पढ़ ली, लेकिन अयोग्यता क्या है? तो अयोग्यता ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी अपराध में, क्या बोला कि किसी भी अपराध में, ठीक है, अगर उसे बोला कि अपराध है, सिद्ध दोष याद रखना कि एक तो होता है कि उस पर केस करना और वो दोषी नहीं ठहराएगा, केस करने से कोई लोग अपराधी नहीं होते, पहली बात तो ये, अगर वो अपराध घोषित हो जाए, उसकी जांच कर दे कि हाँ भाई साहब ये अपराध तो इसने किया है, उसका मतलब है सिद्ध दोष करना, अगर सिद्ध दोष ठहरा जाए और 6 माह से अधिक उसको कारावास दे, 6 माह या 6 माह से अधिक उसको कारावास हो, बोला है अयोग्यता क्या है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे अपराध का सिद्ध दोष साबित कर दे कि हाँ ये इसने अपराध किया है, ये सिद्ध है, और या तो 6 माह का उसको कारावास हो या उससे अधिक, तो वो क्या नहीं होगा, वो चुनाव में खड़ा नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये। अब अपन लिखते हैं आगे की बातें ये, यदि देखो ये मैंने थोड़ा सा पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाया क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हें किस प्रकार ये अच्छा लगे, मतलब अगर इस प्रकार से अच्छा लगे तो मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगी, और अगर मैं मतलब लिखा के पढ़ाना सही लगता है तो भी मुझे बता देना। आगे चलते हैं। यदि वे अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए, अपन आगे धारा 245 पढ़ेंगे, उसमें जो भी अपराध दिए गए हैं उसमें अगर वो अपराधी कहलाएगा, सिद्ध दोष ठहराया जाएगा, तो भी वो क्या कहलाएगा, अयोग्यता के पात्र रहेगा। उसके बाद में यदि किसी सक्षम न्यायालय
ने अपराध का संज्ञान लेने, संज्ञान मतलब कि वाद लेने, कि वो कौन सा वाद ले सकता है, मतलब केस ले सकता है। संज्ञान लेने के पश्चात ऐसे व्यक्ति पर 5 वर्ष, एक सेकंड सही, या अधिक पांच वर्ष या अधिक के कारावास दंडनीय किसी आरोप बात ये है कि कोई व्यक्ति है, क्या बोल रहा है ये 30 पॉइंट नंबर 3 कि कोई व्यक्ति ए है, उस पर ऐसा कोई आरोप लग जाए जिसकी सजा कम से कम 5 साल या उससे अधिक हो, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। बोला ना विचारधारी योग। ठीक है, आगे समझ आई गई होगी कि कोई व्यक्ति है उस पर ऐसा आरोप लग जाए जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो, वो भी क्या नहीं होगा, योग्य नहीं रहेगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, यदि वे खाद्य अपरिमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए सिर्फ दोष ठहराया गया, ये बात कह रहा है कि अगर मतलब खाद्य अभिमिश्रण होता है ना किसी में, जैसे डालडा वगैरह डालना या जैसे घी में आलू वगैरह डालना, किसी प्रकार का मिश्रण कर दे जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ठीक है, 1954 के अधिनियम के तहत उससे आरोप सिद्ध कर दे कि हाँ भाई साहब इसने नहीं किया है ये, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या नहीं होंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके बाद में 5th नंबर, ये तो बहुत है, जिसके विरुद्ध सीआरपीसी 1973 की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाए, कोई आदेश पारित किया जाए और ऐसा आदेश उल्टा नहीं गया, मतलब ये है कि एक ही तरफ 100% हो, ठीक है, जैसे होता है ना अपने किसी को अपन ने केस किया तो वो भी वापस करता है कि भाई साहब मैंने गलती नहीं की, इसने की है, ठीक है, तो इस जो अपने हैं 117 के तहत अगर किसी को हमने केस कर दिया है और उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है वापस केस करने का, मतलब कि पूरी गलती उसी ने की है, तो वो भी अयोग्य कहलाएगा। उसके बाद में 6 नंबर, एक बार वापस पढ़ लेते कि कौन कौन अयोग्य कहलाए। अगर
वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी न्यायालय हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो आरोपित सिद्ध हो गया कि हाँ भाई ये आरोपित है, सिद्ध हो गया, और उसे 6 माह की सजा दे दी या उससे ज्यादा, तो वो भी क्या नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा पॉइंट कि कोई अपनी इसी अधिनियम के तहत 1945 की धारा में अगर कोई सिद्ध कहलाए, आरोपित सिद्ध हो जाए, तो भी वो क्या नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। उसके बाद में कोई ऐसा कोर्ट में अगर कोई वाद चल रहा हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसकी सजा 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक हो, तो भी वो क्या नहीं होगा, अयोग्य होगा। उसके बाद में अगर कोई मिश्रण मतलब मिलावट के, किसी भी खाद्य पदार्थ के मिलावट के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति आरोपित हो जाए, तो भी वो क्या नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। इसके बाद में ये अभी पढ़ा जो कि कोई भी सीआरपीसी धारा 117 के तहत कोई भी आरोपित हो जाए, आरोपित सिद्ध हो जाए और उसने वापस कोई क्रॉस केस नहीं किया, तो भी वो क्या नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। अच्छा पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते। यदि वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, पेन और कॉपी बैठे हो या नहीं बैठे हो, देखो मेरी क्लास में पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठोगे ना तो इंटरेस्ट लगेगा, सही बात हो, तो पेन और कॉपी लेके बैठना। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी आचार का मतलब होता है कि किसी को भी मतलब उस पर मिसबिहेव करना के कारण, अगर कोई सस्पेंड किए जाते हैं ना उसकी बातें कर रहा है, कर दिया हो या हटा दिया हो। इतना याद रख लो तुम कि कोई भी, एक सेकंड सॉरी, कोई भी व्यक्ति है, सरकारी हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय प्राधिकरण जैसे ग्राम सेवक वगैरह हो, जैसे राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, या किसी भी सेवा में कोई भी सरकारी गवर्नमेंट वाला व्यक्ति हो, अगर किसी को भी जैसे भ्रष्टाचार में या किसी भी प्रकार में अगर उसको सस्पेंड कर दे, वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, भ्रष्ट नाम में मतलब वो ऑलरेडी सस्पेंड हो रखा है किसी ना किसी अयोग्य पर, तो उसके पास इतनी क्या योग्यता हो आ जाएगी एकदम से कि वो एक सत्ता संभाल लेगा, नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब 7 नंबर, यदि वे ऐसा व्यवसाय रह चुका है जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से मना किया, मतलब अगर वो कुछ भी इस प्रकार का कुछ ऐसा कर रहा हो समाज में जिसे करना मना है, वो भी अयोग्य कहलाएगा। ऑब्वियसली ये बात है, ये अगर कोई भी मना चीजें हैं, जैसे कि कोई भी मतलब लीगली काम, कोई भी लीगल काम कोई कर रहा है, तो वो कैसा योग्य होगा, नहीं होगा। 8 नंबर, यदि वे नगर पालिका की शक्ति
या व्यवसाय व्यवस्था के अंतर्गत लाभ के पद पर धारण, गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए, पद पर धारण करता हूँ। गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए, बस उसी को लाभ का पद कहते हैं। पैसे वैसे नहीं कमा रहा हो ज्यादा। उसके बाद में 9 नंबर, यदि वे धारा 35 धारा 41 के अधीन अयोग्य, इसमें जो अपने आर्टिकल है अपना जो एक्ट है 2009, उसमें धारा 35 और 41 में योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसको नगर पालिका की समझ होनी चाहिए, वो नगर पालिका का निवासी होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए, वो सारी योग्यता है। अगर वो इन योग्यता के अंदर ही नहीं आएगा तो वो निर्वाचित नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आगे धारा इसमें 10वां पॉइंट, यदि वे राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के लिए किसी विधि द्वारा अयोग्य, मतलब कि ये है कि अगर वो मतलब विधानसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तो वो नगर पालिका में भी क्या हो, योग्य हो। अगर वहां पर निर्वाचन सदस्य बनने की योग्यता यहाँ पर वह राज्य विधानसभा में अगर निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है तो वो क्या नहीं होगा, यहाँ भी अयोग्य कहलाएगा, यहाँ भी वो योग्यता नहीं रखता हो। फिर पॉइंट नंबर 11, यदि वे कोई वेतनीय या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है, यदि वे किसी विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज निगम निकाय उद्यम और सरकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब राज्य सरकार उसको पैसा भेजाती हो, ऐसी कोई भी संस्था वो कोई नियुक्ति धारण करता हो। बात ये है, इसमें बात ये दे रखी है, ये 11 वाला सेम इसी का है। बात ये है कि यदि कोई व्यक्ति है जो कॉलेजेस में या निगम निकाय या कोई भी उद्यम जो सरकारी डिपार्टमेंट हो या सरकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार उसको पैसे भेज रही हो, राज्य सरकार क्या पैसे भेज रही हो
मतलब कुल मिला के राज्य गवर्नमेंट की कोई भी संस्था में वो क्या नहीं होनी चाहिए, नियुक्ति नहीं होनी चाहिए उसकी, या फिर थोड़े समय के भी लिए नहीं और ना पूरे समय के लिए। ऐसे व्यक्ति भी क्या कहलाएंगे, अयोग्य कहलाएंगे। एक बार मैं 18-19 पॉइंट है वो सारे लिखा लूंगी, फिर एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, याद करवा क्यों छोड़ूंगी। फिर है 13, यदि वह दिवालिया हो, अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो चुनाव में करेगा क्या है? खुद को पहले खुद की जिंदगी संभाला, यदि वह दिवालिया हो है। मेरे को एक बात बताओ, दिवालिया व्यक्ति आएगा ही क्यों नहीं चुनाव में? क्योंकि प्रचार वगैरह के लिए चुनाव तो चाहिए, पैसे तो चाहिए ना। यदि वे नगर पालिका को किसी कार्य के लिए, किसी कार्य में सुविधा या नियोजन में स्वयं के या परिवार के सदस्य भागीदार नियोजन कर्मचारी के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हित या हिंसा रखता हो। बात यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो नगर पालिका में खुद या उसका परिवार का सदस्य या उसके पार्टी के कोई भी सदस्य नगर पालिका में किसी भी प्रकार का अपना हित रखता हो कि यहाँ पर मेरा हित है, ये किसी प्रकार की हिंसा करता हो, तो वही अयोग्य कहलाएगा। भाई गांधी के मार्ग पर चलो, मजाक की बात है ये तो, पर किसी प्रकार की कोई हिंसा करता हो तो वो अयोग्य कहलाएगा। सीधी बात है। अगर आप नगर पालिका के लिए चुनाव मतलब खुद योग्य बन रहे हो, अध्यक्ष बनना चाहते हो और आप इस प्रकार की हिंसा कर रहे हो, अपना हित चाहते हो, आप जनता के सेवक बनना चाह रहे हो और अपना हित चाह रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो अयोग्य होगा। होगा नहीं होगा? होगा भाई। ये सारी अपन को बातें याद है, बस एक बार अपन नॉर्मल सी किताबों वाली लैंग्वेज में पढ़ना है और कुछ नहीं। 15 यदि वे नगर पालिका की ओर से वैधानिक विधि व्यवसाय के रूप में नियुक्त हो, पैरवी कर रहा हो, या नियोजन। बात यह है कि कोई नगर पालिका है, उसमें वो वेतन से कोई भी प्रकार का काम कर रहा हो तो वह अयोग्य कहलाएगा। किसी भी प्रकार का, सरकारी या गवर्नमेंट, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसके 2 से अधिक संतान। इंपॉर्टेंट बात है। याद, अपन को ये बातें याद है पर फिर वहां जाके क्या भूल जाते हैं, 2 संतान थी या 1 या थी नहीं, क्या बात है। ऐसी चीजें अंडरलाइन कर लेना चाहिए पहले।
उसके विरुद्ध दो से अधिक वर्षों से नगर पालिका का कोई बकाया हो और उसके विरुद्ध वसूली, मतलब नोटिस जारी होना, वसूली उसके विरुद्ध, अच्छा विरुद्ध नहीं लिखा, उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। आगे बात समझ, इतनी तो मतलब कि यह है कि टैक्स वैक्स देना पड़ता है ना अपन को नगर पालिका में। अगर कोई 2 साल से टैक्स नहीं दे रहा हो या उससे अधिक समय हो गया हो और उसके लिए ऊपर नोटिस जारी हो गया हो, तो वो भी अयोग्य कहलाएगा कि भाई साहब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप टैक्स नहीं दे सकते हो। आप कानून के मतलब टैक्स देना प्रत्येक नागरिक का एक हिस्सा बन गया जिंदगी का। तो अगर आप टैक्स ही नहीं दे सकते तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगे। फिर है 18 नंबर, लास्ट पॉइंट है 18। यदि उस नगर पालिका संपत्ति के दुर्विनियोग या निर्दोष ठहराए जाए। अब एक बार मतलब कि कोई है कि नगर पालिका की जो संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा हो और उस पर कोई आरोप लगा दिया गया हो और वो सिद्ध हो गया कि हाँ भाई साहब इसने फालतू दुरुपयोग किया है, तो वो भी अयोग्य कहलाएगा। कि अगर आप नगर पालिका की संपत्ति ही नहीं समझ रहे हो तो नगर पालिका के कर्तव्य क्या समझोगे। अपने आप को सरकारी समझो, एक बार मतलब सरकार समझो। और आप है जो चुनाव करवा रहे हो, क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या क्या नहीं होगी। तो एक बार पूरा वापस पढ़ लेते कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो अपने धारा 22 से अपन स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज। ठीक है, तो धारा 22 में ये कि आप एक या एक से अधिक वार्ड में अपना नाम दाखिल नहीं कर सकते। अगर नाम कर दिया हो उम्मीदवारी के लिए तो एक को छोड़कर, जिसमें आप चुनाव सच में लड़ना चाहते हो उसको छोड़कर बाकी सबको लिखित में नाम वापस ले लो। अगर ऐसा नहीं लेते हो तो सब में क्या होगा, नाम गलत समझा जाएगा कि हाँ आप किसी के लिए नहीं होगे, योग्य नहीं कहलाएंगे। उसके बाद में धारा 23 कि आप ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो, अपने प्रचार के लिए किसी जनताओं को नुकसान पहुंचा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो बड़े बड़े, नारे लगा रहे हो गलियों में आधी रात को 12 बजे 1 बजे, अगर ऐसा किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है कि आपको हाई कोर्ट में वाद चला सकते हैं। और वाद के विरुद्ध क्या होंगे, 2 काम होंगे। एक तो आपको 5 साल की 5,000 रुपए दिए जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे, और दूसरा कि आपको 6 साल तक क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन 6 साल को कम करने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है या उसको हटाने का भी अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। फिर धारा 24 के बारे में पढ़ते हैं। तो धारा 24 में ये कि सदस्यों की क्या क्या अयोग्यता है। पहली कि उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध है और उसे कह दिया, सिद्ध दोष साबित कर दिया कि हाँ इसने ये अपराध किया है और उसे 6 माह या उससे अधिक की सजा मिल गई हो, तो वो क्या नहीं होगा, योग्य नहीं कहलाएगा। उसके बाद में कोई ऐसा कोर्ट में अगर कोई ऐसी व्यक्ति के विरुद्ध केस चल रहा हो जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो या 5 साल हो, तो भी वो क्या नहीं कहलाएगा, मतलब निर्वाचित नहीं होगा।
मतलब अयोग्य कहलाएगा। उसके बाद में अगर वो खाद्य के विरुद्ध खाद्य पदार्थ में मिश्रण अधिनियम के तहत अगर वो अपराधित हो कि हाँ भाई साहब इसने कोई मिश्रण किया है खाद्य में, खाद्य पदार्थ में, तो भी वो क्या होगा, अयोग्य होगा। उसके बाद में कि अगर कोई सरकारी है, सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी है, उसे क्या कर दिया, पदच्युत कर दिया या उसे पद से हटा दिया, किसी भी व्यवहार से लेकर कि उसने भ्रष्ट किया हो या किसी व्यक्ति का काम नहीं किया हो, उसके विरुद्ध शिकायत तो किसी भी रूप में अगर उसको हटा दे तो वो व्यक्ति भी क्या नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। उसके बाद में 6 नंबर ये बात कह रहा है कि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो, लीगली कोई बिजनेस कर रहे हो जो सरकार मान्यता ही नहीं दे रही है, तो भी आप क्या हो गए, अयोग्य होंगे। उसके बाद अगर आप नगर पालिका के अंतर्गत कोई लाभ के पद, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हो, आप लाभ के पद पे आते हो, तो भी आप क्या नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे। उसके बाद इसी धारा, इसी एक्ट के अधीन 35 और 41 धारा में अगर आपकी एक भी धारा, मतलब उसमें योग्यता लिख रखी है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, वो सारी बातें लिख रखी है, तो अगर इसके विरुद्ध आप अयोग्य हो तो भी आप अयोग्यता के पात्र कहलाएंगे। उसके बाद कि आप विधानसभा में निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखते हो, तो भी आप क्या नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी संस्था हो, विश्वविद्यालय हो या उद्यम हो या सहकारी सोसाइटी हो, अगर आप वहां के सदस्य हो या वहां से वेतन प्राप्त कर रहे हो किसी पद पर रहकर, तो भी आप क्या नहीं होंगे, अयोग्य होंगे। उसके बाद अगर आप दिवालिया हो तो, या फिर आप नगर पालिका में किसी प्रकार की हिंसा कर रहे हो या आपका परिवार कर रहा हो या आपके कोई भी सदस्य कर रहा हो, तो भी आप क्या होंगे, अयोग्य होंगे। उसके अलावा आपकी 2 से ज्यादा संतान, क्या 2 से ज्यादा संतान हो तो, या फिर आप 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गया आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया और आपके विरुद्ध नोटिस निकल गया, तो भी आप अयोग्य होंगे। या फिर आपने किसी नगर पालिका की संपत्ति का दुरुपयोग किया हो और किसी ने आरोप लगाए और आप उसके लिए सिद्ध हो गए कि हाँ भाई साहब इसने दुरुपयोग किया है गलत तरीके से, तो भी आप क्या कहलाओगे, अयोग्य रहोगे। ये इतनी धारा अपने हो गई चॉइस अयोग्यता के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। अब है धारा 25, मतदान का अधिकार। तो आज मैंने 2 प्रकार से पढ़ाया। पहला मैंने पीडीएफ फॉर्म से पढ़ाया, दूसरा वो रोज जैसे पढ़ाती हूँ वैसे पढ़ाया लिखा कर, और लास्ट में रिवाइज करवाया। तो मुझे बताना दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे थोड़ा मौसम चेंज की वजह से फीवर आ रखा है, वीकनेस हो रखी है, तो भी मैंने सोचा कि 2 दिन हो गए क्लास नहीं डाली, तो जो काफ़ी बच्चे हैं मेरे चैनल से जुड़े और सीरियस पढ़ रहे हैं तो उनका लॉस ना हो, तो थोड़ा सा आज तबीयत की वजह से क्लास कहीं कहीं वर्ड्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए मैं सॉरी। कल से अच्छे से करेंगे अपन। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो कि नहीं मैम आज तबीयत वजह से आपकी ये पॉइंट समझ नहीं आया, कुछ भी हो, तो MS पायल 09 मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा इंस्टाग्राम पायल चौधरी 1409। और अगर कोई हो भाई इसको कॉल पे ही बात करनी हो, कोई भी डाउट हो किसी प्रकार के एग्जाम रिलेटेड, 84408788856370, ये दोनों नंबर है व्हाट्सएप पर, तो कोई भी मैसेज कर सकता है एग्जाम के रिलेटेड। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, ठीक है। थैंक यू। और जल्दी से जल्दी अपन जैसे ही 1 के होते ही अपन लाइव आएंगे, तो क्या होगा ना कि आप मोटिवेट करते रहोगे मुझे कि मैम आज क्या हो गया, वीक कैसे हो गए, फिर थोड़ी बातें रहेगी तो लंबी क्लास रहेगी तो भी पता नहीं चलेगा।
तो ये जल्दी से जल्दी एकदम मतलब फ्री है अपना, कभी भी मैं चार्ज नहीं लूंगी। मेरा ये मोटिव है नहीं कि मैं पैसे तुम्हारे लिए ऐप बनाऊं, पैसे कमाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे। क्या है ना कि थोड़ा सा आलस आ जाता है मुझे भी रिकॉर्ड करने में, अगर आप मेरी जगह होते तो भी आता। तो लाइव ही होता है। चलो ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।